एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए प्रैक्टिस सेट 14 करने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब कर दें बट वो लाइव नहीं आते देखने के लिए। तो देखिए आप लोग तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो जज्बा रहता है कि हम तैयारी करेंगे, बट धीरे धीरे क्या होता है जो जज्बा आप लोग का खत्म हो जाता है। तो चाह रहे हैं कि जितना भी बच्चे अभी जुड़े हुए मेरे चैनल से, तो आप लोग क्या कीजिए, टोटल वीडियो देखिए, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो दे रहा हूँ आप लोग को बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, वो आप लोग के लिए बहुत ही नेसेसरी है और इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे SSC जेई हो गया, अलग अलग स्टेट जेई, जो आप लोग को आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे स्पेशल सर्वे अमीन के लिए जो ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो वही क्वेश्चन आप लोग को अधिकांश क्वेश्चन वही उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप लोग कर देख रहे हैं कि लचर हो गए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, फिर से स्टार्ट कर दिए तैयारी करना, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा आप लोग का। इस तरह से कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो आप लोग जैसे ही 8 बजे मैं रात में लाइव आता हूँ, तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है लाइव आइए, तब मजा आएगा प्रैक्टिस सेट देने में। आप लोग भी जवाब दीजिएगा और मैं भी उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग जुड़ जाइए जितना भी बच्चे हैं इससे। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी डन। बताना है कि भारतीय मानक के अनुसार ईंट की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए। देखिए अलग अलग यूपी जल निगम SSC जेई 15, यूपी SSC जेई 15 में पूछा गया है 10, 15, 20 और 25। बताइए कितना ईंट लेना चाहिए। याद रखना है कि IS कोड में दिया गया है, जो कंक्रीट का IS कोड है उसमें दिया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार अगर आप लोगों को लेंथ ऑफ ब्रिक मापना है तो टोटल कितना ईंट लिया जाना चाहिए। तो याद रखना टोटल आप लोग को 20, कितना टोटल 20 ईंट लिया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, क्या द टर्म फ्रॉग मीन्स, जो फ्रॉग का शब्द क्या होता है बताइए। देखिए MP ड्राफ्ट में जेई में क्वेश्चन, SSC जेई में क्वेश्चन पूछा गया क्या है, एन एपरेटस टू लिफ्ट द ब्रिक, सोकिंग ब्रिक इन वाटर, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, वर्टिकल ज्वाइंट इन ए ब्रिक वर्क। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखना कि फ्रॉग का मतलब होता है ए डिप्रेशन और फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक के फेस पे देखते होंगे वो डिप्रेशन रहता है, जैसे आप लोग ब्रिक बनाते हैं देखते होंगे इस ब्रिक के फेस पे ना इस तरह से आप लोग को एक डिप्रेशन बना हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज़ टू। बताना है कि ईंट में आयरन ऑक्साइड का प्रयोग डैश के लिए होता है, इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप, प्रिवेंट फ्री सिंक्रेज ऑफ रो ब्रिक, इम्पार्ट कलर, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रिक। बताइए तीन का क्या होगा। तो याद रखना कि आयरन ऑक्साइड का यूज जो ब्रिक में होता है किसके लिए करते हैं, याद रखना इम्पार्ट कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहा इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज़ यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। बताइए पग मिल किसका लिए यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग, बर्निंग, टेम्परिंग और वेदरिंग। तो बताइए, तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था पग मिल किसके लिए होता है, याद रखना किसके लिए, टेम्परिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका C सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज। बताना है कि मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंट को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। देखिए ये SSC जेई, BCCL जेई में क्वेश्चन पूछा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई 2015 क्वेश्चन पूछे। मतलब कहने के बाद जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को डिफरेंट जेई में क्वेश्चन तो पूछा ही गया, उसके साथ साथ वो रिपीटेशन कितना हो रहा है। तो कहने के बाद अगर ज़्यादा रिपीटेशन है वो क्या है आप लोग के लिए बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन हम डायरेक्ट उठा करके आप लोग एग्जाम दे दिया जाएगा। तो किसी कारण मेरा गलास फंस गया तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, टेम्परिंग, नीडिंग, पगिंग और मोल्डिंग। बताइए कि मिक्सिंग क्ले और वाटर का इंग्रेडिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिक्स करते हैं वाटर, नीडिंग गूँथना। आपको पता है ना क्या करते हैं हम लोग, जो ब्रिक्स को गूँथते हैं ना तो उसी को प्रोसेस को करते हैं, क्ले को वाटर में डालते हैं, उसका अदर इंग्रेडिएंट को प्रोसेस करते हैं मिक्स करके, तो नीडिंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है, द एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हैंड मोल्ड ब्रिक इन। बताना है हैंड मोल्ड ब्रिक जो हम लोग बनाते हैं उसमें एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में बताना है कितना होगा। बताइए 60,000, 2,000, 50,000, 1,000, 55,000, 1,500 और 65,000, 2,500। तो याद रखिएगा कितना होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है 60,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 2,000 kg किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम इन द ब्रिक अर्थ। बताना कि ब्रिक अर्थ की मिट्टी में एल्युमिनियम का कार्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन UP RBL में पूछा गया, फिर UP PCL में भी जेई में क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक वर्क। ईंट कार्य में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या है,
टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, टू इंक्रीज इम्परमेबिलिटी। तो याद रखना कि जब भी हम लोग एलुमिना क्या करता है, मेरा इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी, तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक व्हेन ए रो ब्रिक इज हीटेड इन द टेम्परेचर रेंज 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस। जब किसी कच्ची ईंट को 700 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो इस ईंट के अवयवों का क्या होता है? याद फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, डिहाइड्रेशन, कलरिंग ऑफ ब्रिक। बताइए एट का क्या आंसर होगा? याद रखना क्या होता है, जैसे ही हम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग टेम्परेचर दे करके हीट करते हैं तो केमिकल चेंजेज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चीनी मिट्टी डैश का उदाहरण। तो याद रखना कि चीनी मिट्टी जो होता है ना, क्यूलोनाइट, क्या होता है, क्यूलोनाइट का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स आर आल्सो नोन एज। बताना स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स को यह भी कहते हैं स्क्रैप, वेस्ट, डस्ट और स्पेल। बताइए क्या होगा? स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक को हम लोग स्पेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेज इट। बताना कि मृदा का घनत्व सूचकांक प्रदर्शित करता है। देखिए झारखंड एसएससी जेई 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार भी 2023 में भी झारखंड एसएससी जेई निकला है न्यू नोटिफिकेशन। तो आप लोग जितना भी डिप्लोमा होल्डर है सब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का है। मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो बना दिया हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज़ मेरे चैनल पर जा करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए हार्डनेस, ब्रिक्स, फ्रिक्शन, स्मूथनेस, रिलेटिव कम्पैक्ट। आपको पता है थे ना कि डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव कम्पैक्टनेस। और आप लोग का आईडी का फॉर्मूला बताए थे, आईडी का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये भी मैं आप लोगों को बताया था कल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, वाटर कंटेंट। आप लोगों को बताना है कि ये तीनों रिलेशनशिप में बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट, ये बहुत क्वेश्चन आप लोगों को फ्रेम, देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन फ्रेम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं आप कभी कभी नॉमेरिकल पूछ दिया जा रहा है, कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन इर्द गिर्द इसी का क्वेश्चन पूछेगा जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन ना देखा हुआ कहीं ना कहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन मार दीजिएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग जितने भी बच्चे हैं अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और मेरे ज़रूर आप लोग वीडियो देखिए, तब आप लोग को फ़ायदा होगा। आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उसका वीडियो देखिएगा ही नहीं तो कहाँ से आपको फ़ायदा होगा? फिर आप लोग बोलिएगा सर मेरा बिहार स्पेशल सर्वे अमीन निकला नहीं, तो फिर कैसे होगा? और टेलीग्राम मेरे चैनल पे एक्सएम स्टडी पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं टोटल मटेरियल दे दिया हूँ, बहुत सा मटेरियल अभी प्रोवाइड कर दिया और धीरे धीरे टोटल प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि जितना भी हम लोग को लग रहा है कि 12 से 15 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ और आप लोग का एस्टिमेशन कोस्टिंग का पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दिया, उसका 100 क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल से। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताए थे ना कि ड्राई डेंसिटी का गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है, ये मैं आप लोगों को बताया था। तो देखिए किस ऑप्शन में, गामा डी गामा ए बल्क 1 प्लस डी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट जीरो एयर वॉइड डिपेंड अपॉन। कहना यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड, अब किस पे डिपेंड करता है? जीरो एयर वॉइड डिपेंड अपॉन। तो क्या याद रखना, जीरो एयर वॉइड कहाँ डिपेंड करेगा? तो उसे बताना यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओनली, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका सही जवाब क्या हुआ? याद रखना जब भी यूनिट वेट सॉइल निकालने के और जीरो वॉइड है तो जीरो वॉइड का रीजन हो सकता है कि उसका वाटर कंटेंट है उसमें या वाटर है उसमें पूरा, तभी जीरो वॉइड होगा, या वाटर कंटेंट फुल रहे, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहे। तो कहने में सब पे डिपेंड करता है, क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ ए यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूनिट होता है? विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब, नो यूनिट डायमेंशनलेस, ग्राम पर सीसी, किलोमीटर पर मीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, गामा सॉलिड बाय गामा वाटर होता है। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऑटोमेटिक डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका भी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होगा। कहने वाले यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या हो, कोई भी आपको यूनिट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशनलेस में कोई भी डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये पूरा कट गया, तो इसका क्या होगा? नो यूनिट या डायमेंशनलेस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहा है ए प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसीव, कोई एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो रिसीव ए लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल 20.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 25% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल इज
इतना दे दिया है। द फाइंड आउट द ड्राई यूनिट वेट। अब देखिए ड्राई यूनिट वेट सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया, ये देखिए आप लोग बनाइए, 5 सेकंड टाइम है, तब तक मैं भी बना रहा हूँ, जितना भी स्टूडेंट है इसको सॉल्व कीजिए। देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ आप लोग को। मॉइस्ट यूनिट वेट का होता है गामा बल्क, इसका मतलब गामा बल्क दिया हुआ है, तो 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है आप लोग को 25%, इसको 0.25। और हम लोग को स्पेसिफिसिटी कुछ नहीं, तो जी 3.35। हम लोग को ड्राई यूनिट गामा डी क्या होता है, गामा बल्क डिवाइडेड बाय, प्रीवियस क्वेश्चन में ही था, आप लोग को फार्मूला बताया था उसमें। तो गामा बल्क कितना है 20.5 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 0.25। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद इसका कितना आंसर आएगा 16.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके कैलकुलेटर से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है इफ़ ए कोई इनिशियल, ए को हम लोग क्या माने हैं इनिशियल मास ऑफ सैंपल, बी क्या है मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज इन द वेस्ट इज गिवन फार्मूला। हम लोग को देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करा है कि हम लोग को वाटर कंटेंट जो होता है ना, वाटर कंटेंट का हमको फार्मूला निकालना है। और वाटर कंटेंट देखिए क्या है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। देखिए ये फार्मूला इंटू 100, ये आपको याद रहेगा तो कोई भी आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग को वेट ऑफ वाटर कैसे निकले, या हम लोग को क्या है इनिशियल मास ऑफ सैंपल, सैंपल का इनिशियल मास दे दिया है, कह रहा मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। पहले तो मेरा इनिशियल मास ऑफ सैंपल दे दिया है, जो मास है, मान लो कि हम कोई मास है किसी मान लो कोई भी मेजरमेंट करने के लिए एक कोई भी होगा, उसके अंदर हम लोग क्या किए सॉइल का मास दे दिए, ठीक है। तो मास दे दिए, उसमें क्या किए आफ्टर ड्राई करने के बाद हम लोग क्या किए ड्राइंग मशीन में दिए, ड्राई किए, ड्राई करने के बाद उसका कोई मास मेरा बी हुआ, तो मतलब ए मास है। इसमें से हमको वाटर निकालना है। अब वाटर क्या निकलेगा, जैसे कोई सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या होता है सॉलिड होता है, वाटर होता है, ठीक है, और एयर होता है। अब उसका सॉलिड तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आप उसको किसी मॉइस्चर में दीजिएगा, ओवन में दीजिएगा, तो ओवन में क्या होगा वाटर को क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर देंगे कितना पे देते हैं 100 से 110 डिग्री पे देते हैं, ये भी आप लोग बताना चाहिए जब भी हम लोग इनऑर्गेनिक रहता है। अब जैसे ही 110 पे दिए तो क्या हो जाएगा, वाटर में क्या होगा मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो मॉइस्चर उड़ेगा, उसके बाद जो वेट लिए बी वेट हो गया। तो कहने का हम लोग वेट ऑफ वाटर निकालें, मॉइस्चर में क्या रहता है वाटर रहता है, अगर ए माइनस बी कर देंगे तो यहाँ क्या होगा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। और बी मेरा क्या है कि वेट ऑफ सॉलिड, बी में जितना भी होगा वो टोटल मेरा वेट ही रहेगा, सॉलिड का ही वेट रहेगा, तो 20 डिवाइडेड बी हो जाएगा इंटू 100। देखिए किस ऑप्शन में है ए माइनस बी बाय बी, ए माइनस बी बाय बी इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉइड विथ प्रेशर। बताना है कि हम लोग को चेंज ऑफ वॉइड विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ चेंज ऑफ वॉइड को हम लोग क्या चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है कंसोलिडेशन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी और श्रिंकेज इंडेक्स। तो याद रखना कि हम लोग जब भी हम लोग क्या होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर जो होता है ना, हम लोग इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एज्यूम इनिशियल वॉइड ई नोट एंड फाइनल वॉइड ई, इनिशियल प्रेशर पी नोट फाइनल वॉइड पी, देन व्हाट विल द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए यही क्वेश्चन वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अब उसमें क्या किए चेंज इन वॉइड रेशियो चेंज इन प्रेशर, तो यही कर दिया ना। अब मान लो कंप्रेसिबिलिटी है तो वही क्या है ना चेंज इन वॉइड रेशियो, फाइनल माइनस क्या होगा ई, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, या तो क्या है हम लोग को फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है ई माइनस ई नोट, और बाय क्या आ जाएगा आप लोग को प्रेशर पी माइनस पी नोट। देखिए किस फार्मूला में है कि नहीं है, देखिए ई माइनस ई नोट और पी माइनस पी नोट, ठीक है। बट हम लोग को क्या करा है कि एज्यूम इनिशियल वॉइड, अच्छा हाँ ऑटोमेटिक है, सॉरी वॉइड में क्या होगा कि हमेशा इनिशियल वॉइड रेशियो जो होता है ना हमेशा ज़्यादा होता है, तो क्या हुआ ई नोट माइनस ई डिवाइडेड बाय पी माइनस पी नोट हो जाएगा। देखिए क्यों होता है कि वॉइड रेशियो जब भी हम लोग जब टेम्परेचर पे देंगे, जब वॉइड रेशियो क्या होगा कि कंप्रेसिबिलिटी में इनिशियल वॉइड रेशियो मेरा ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा वॉइड रेशियो मेरा कम होगा, तो मेरा क्या होगा ज़्यादा में से कम घटाएंगे तब ना मेरा पॉजिटिव आएगा। तो क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम ई नोट माइनस ई डिवाइडेड बाय पी माइनस पी नोट, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, वेट ऑफ वाटर मेरा दे दिया है 2.16 ग्राम और वेट ऑफ ड्राई सॉइल दे दिया है मेरा 27.63 ग्राम। देन द वाटर कंटेंट, कुछ नहीं, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। अब देखिए वेट ऑफ वाटर मेरा दे दिया 2.16 ग्राम और वेट ऑफ ड्राई मेरा कितना दे दिया, सॉलिड का मतलब वही ड्राई आप लोग का सॉइल का 27.63 ग्राम। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आप लोग को 0.078 आएगा। ठीक है, और इसको परसेंटेज में क्या आएगा, 7.8% आएगा। तो क्या होगा, किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, करा क्या, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। अब वॉइड रेशियो मेरा एक यूनिटी मतलब 1 दे दिया। हम लोग को पोरोसिटी क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ई का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या होगा, हाफ, 0.5। इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो पोरोसिटी कितना आएगा, 50%। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या है, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर कह रहा है कि मेरा सभी डायरेक्शन में सेम होगा, बताना है। तो किस में होता है, याद रखना, कल ही हम बताए थे पास्कल्स लॉ जो हम लोग का वैलिड तभी होगा जब मेरा कोई भी फ्लूइड या वाटर क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में हो। तो फ्लूइड क्या हुआ मेरा, स्टैटिक कंडीशन में हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी लोकेट। डेप्थ दे दिया है प्रेशर ए और बी का, ठीक है, करा है बिलो ए कॉन्स्टेंट लेवल द वाटर टैंक। अब हम लोग को बताना है कि इसका क्या होगा रेशियो, कुछ है, चेंज इन प्रेशर सॉरी P1 बाय P2 का रेशियो हमको पूछ रहा है। P1 क्या होता है, रो जी H1 बाय रो जी H2 हो जाएगा। तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए। रो और जी क्या है मेरा सेम है सबके लिए, H1 बाय H2। H1 क्या है 0.5 मीटर और H2 क्या है 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 500 के 20 तो क्या होगा 1/4, तो 1:4 रेशियो। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, द पॉइंट इन द इमर्ज बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट्स नोन एज। बताना है कि प्लावित पिंड में वह बिंदु जिससे होकर तरल पदार्थ का परिणामी दबाव कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे डैश कहा जाता है। देखिए एमपी सब इंजीनियर में एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एफसीआई जी, हर एक जगह क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना कि हम लोग पॉइंट ऑफ, जब भी हम लोग पॉइंट ऑफ इमर्ज बॉडी करते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा किसी लिक्विड लगता है तो वो किसके बराबर होता है। तो याद रख किसके बराबर होता है, ये भी आप लोग को बताए थे 23 का। तो क्या वो सेंटर ऑफ प्रेशर के बराबर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ना सेंटर, रिजल्टेंट प्रेशर जो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, वो मेरा रिजल्टेंट प्रेशर हो जाता है ना। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ प्लेन सरफेस इतना दे दिया, H इज़ द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड और प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड सरफेस, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द प्लेन इज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का H/A/ω। ये आप लोग याद रखिएगा, रिमेंबर। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए सबमर्ज प्लेनवर रीजन। बताना है कि एक जलमग्न समतल क्षेत्र के दबाव का केंद्र कहाँ पे होगा। याद रखिएगा जब भी हम लोग का मेरा सबमर्ज प्लेनवर रीजन होगा ना, तो याद रखिएगा कहाँ पे होता है, पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द रीजन ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर का जहाँ वहाँ पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है उस पॉइंट पे हम लोग का क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर सबमर्ज बॉडी में प्लेनर रीजन पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, करा इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ मेसनरी डैम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड द सॉइल शुड बी एटलीस्ट डैश द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। तो याद रखिएगा ये आप लोग को रिमेंबर करने का चीज़ है। कह रहा है चिनाई बांध की सरकने से बचने के लिए बांध और मिट्टी के घूर्णन बल कम से कम होना चाहिए। 1 मीटर में प्रयुक्त कुल पानी का दाव का डैश होगा, बताइए कितना होगा। याद रखिए कितना होता है, 1.5 टाइम्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन पाइप और इन डिफरेंट पाइप। अब माना कि दो मेरा पाइप के डिफरेंस का प्रेशर जो होता है मेरा, कह रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, किसी पाइप में दो या
अलग अलग पाइपों में दो बिंदुओं के बीच के दाव को मापने के लिए इनमें से किसका। अब ना इसका मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो बताइए डिफरेंस मैनोमीटर, ओरिफिस मीटर, पीजोमेट्रिक, सिंगल कोनों मैनोमीटर। याद रखिएगा किससे हम लोग करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर का डिफरेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं। किससे करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर का डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या द रीडिंग ऑन द प्रेशर गॉज फिल्टर ऑन ए वेसल इज 34 बार एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया 1.03 बार एंड वैल्यू ऑफ जी एब्सोल्यूट प्रेशर। याद रखिएगा एब्सोल्यूट प्रेशर जो इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, गॉज प्रेशर प्लस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों जोड़ दीजिए। यहाँ दिया हुआ दोनों का वैल्यू 34 प्लस 1.03 क्या होगा 35.03 बार आ जाएगा। तो क्या होगा किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, पिटोट ट्यूब, जो पिटोट ट्यूब होता है इज मेजर फॉर मेजरमेंट। पिटोट ट्यूब का उपयोग किसका मापने के लिए किया जाता है, लो प्रेशर, फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड ओनली, वेलोसिटी ऑफ एट ए पॉइंट डिस्चार्ज। तो याद रखें पिटोट ट्यूब का काम होता है वेलोसिटी, किसी पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो किसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर, कोई भी डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंस इन टोटल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट। बताना है कि हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 क्वेश्चन पहले बताए थे कि क्या होता है 2 पॉइंट के बीच के प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, क्या द बल्किंग ऑफ सैंड इज डिपेंड अपॉन, बालों का फूलना किस पर निर्भर करता है, बताइए केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ वाटर, फाइनेस ऑफ सैंड और क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा, याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा फाइनेस ऑफ सैंड पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कि ड्यूरिंग बल्किंग ऑफ सैंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फाइन एग्रीगेट काउस, रेत के स्थूलीकरण के दौरान सूक्ष्म मिलावा की मौजूद नदी में होती है। बताइए क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन डेंसिटी। बताइए कि बल्किंग ऑफ सैंड के कारण मॉइस्चर रिप्रेजेंट रेट क्या होता है। तो याद होगा ना क्या होता है, जब भी बल्किंग ऑफ सैंड होता है तो क्या होता है, सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो कितना मॉइस्चर कंटेंट देते हैं, अप्रोक्स 4 से 5% देते हैं, तो 35 से 40% मेरा क्या होता है, किसी भी सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है कि द सैंड कंटेंट्स 90% ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ साइज मोर देन 0.6 mm एंड लेस देन 2 mm। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और क्ले सैंड। 33 का आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा 2 mm से कम है, कहने का मतलब लेस देन 4 mm, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स सैंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेवल इज द, बताइए ग्रेवल क्या है, कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल और मेटामॉर्फिक सॉइल। याद रखिए ग्रेवल क्या होता है, नॉन कोहेसिव सॉइल होता है। तो क्या होगा, ग्रेवल नॉन कोहेसिव सॉइल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ। बताना है कि जब हम लोग किसी भी एवरेज टेस्ट करते हैं, कितना हम लोग सैंपल लेते हैं, किसी भी टेस्ट कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं ना, कोई भी सैंपल कहीं मान लीजिए आप लोग जब भी 150 × 50 कीजिएगा किसी भी कंक्रीट का, तो कंक्रीट सैंपल का, तो आप लोग कितना उसका सैंपल लेते हैं, मिनिमम सैंपल हम लोग कितना लेते हैं, देखिए 2 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन, 4 स्पेसिमेन, 5 स्पेसिमेन। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल के लिए तो हम लोग एवरेज 3 स्पेसिमेन लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज़ डन इन, मतलब हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं, ब्रेंस एपरेटस, लीच एटस एपरेटस, वैन एपरेटस और विकेट एपरेटस। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग विकेट एपरेटस के द्वारा हम लोग करते हैं। तो याद रखना है कि विकेट एपरेटस जो होता है ना हम लोग को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। और विकेट स्टैंडर्ड का इसका डाया कितना होता है, इसके अति सैंपल का, तो कितना याद रखिएगा 10 mm। ये भी पूछ दिया जाता है कितना रहता है 10 mm। और ये सॉलिड सर्कुलर होता है, याद रखिएगा इसका जो होता है ना प्लंजर सॉलिड सर्कुलर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हाइट क्या होता है, याद रखिएगा हाइट जो होता है ना 50 mm रहता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कितना हाइट होता है इसका प्लंजर का 50 mm होता है।
ये भी आप लोग याद रखिएगा इसी का। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं कि आप लोग किसके यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसका भी पता चल जाएगा। जैसे लीच एटरेस सेपरेटर्स जो होता है ना, आप लोग को साउंडनेस के लिए करते हैं, किसके लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए करते हैं लीच एटरेस सेपरेटर्स। और फ्री लाइम जहाँ फ्री लाइम एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हम लोग करते हैं लीच एटरेस सेपरेटर्स करते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, कह रहा है ए फेनोमिनन कॉमनली ऑब्जर्व इन ए रिवर सेंड फॉर विच एडिक्वेट प्रीकॉशन नीड टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग मेजरिंग एंड रिसीविंग सेंड एट द कंस्ट्रक्शन साइट इज कॉल्ड। एक घटना आमतौर पर नदी के रेत में होती है जिसके लिए अनुमान लगाने, मापने, निर्माण स्थलों पर रेत प्राप्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। क्या होता है, बल्किंग, ब्लिस्टरिंग, सीटिंग, हाइड्रेटिंग। बताइए, तो याद रखना है किसके लिए होता है, तो बल्किंग होता है ना। आप लोगों को पता है ना कि वही एक फिनोमेना होता है ना कि मान लीजिए कि अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा 5% तक रहा सैंड में, तो क्या होगा, वो 30 से 40% क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यही एक तरह से हम लोग को डर बना हुआ रहता है कहीं ऐसा बल्किंग ना हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि आप लोग को खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा और आप लोग को क्वान्टिटी कम मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, द वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन। बताना है कि मेरा बल्क डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा किस पे, तो वैल्यू बल्क डेंसिटी क्या होगा किसी भी एग्रीगेट का, इस पे भी डिपेंड करेगा, शेप पे भी और स्पेसिफिक, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, इफ़ द लाइट वेट एग्रीगेट आर यूज। जब हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करते हैं, देन द डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट, मेरा कन्वेंशनल कंक्रीट का डेंसिटी क्या होगा। तो याद रखना, जब भी हम लोग लाइट वेट, जैसे ही एग्रीगेट लाइट वेट हो तो क्या होगा, 1500 से 1600 के बीच में ही रखते हैं। कितना, 480 से 1760 के केजी पर मीटर क्यूब के बीच में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट मोटार। बताना कि सीमेंट मोटार का कौन सा कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो याद रखना कि देखिए मोटार है ना, सीमेंट का मोटार बोल रहा है, इसका कहने का मतलब उसमें क्या क्या रहेगा, सीमेंट रहेगा, वाटर रहेगा और फाइन एग्रीगेट रहेगा, 3 तो रहेगा। तो कौन सा नहीं रहेगा इसमें, कोर्स एग्रीगेट इसमें नहीं रहेगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नोट पूछा कौन सा नहीं रहेगा, तो कौन सा रहेगा, नहीं रहेगा, कोर्स एग्रीगेट नहीं रहेगा। तो कंक्रीट में लेकिन कोर्स एग्रीगेट रहेगा, बट सीमेंट मोटार में कोर्स एग्रीगेट नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, कह रहा है इन ए कंटिन्यूस curve of bending movement at the point of zero bending moment where its change is sign। जब मतलब बेंडिंग मोमेंट अपना जीरो या साइन चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज, ऑल ऑफ द एबव। बताना है 41 का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं और वर्चुअल हिंज भी बोलते हैं। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल लेंथ। बताना है कि कोई भी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उस पर मेरा क्या कर रहा है कि यूडीएल मेरा ओवर लेंथ पे मेरा लगा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू पर लेंथ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ टोटल लेंथ एल है। तो कह रहा है कि हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। तो याद रखना जब भी देखिए ये क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ऑटोमेटिक है कि ये आप लोग को रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। ये डब्लू जो फोर्स, ये आप लोग को इंटेंसिटी क्या होगा, dF/dx हो जाएगा। ये आप लोग का खुद कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये आप लोग का रेक्टेंगुलर है। तो इसका क्या होगा, ये स्लोप क्या हो जाएगा आप लोग को, शियर फोर्स का स्लोप क्या हो जाएगा आप लोग को, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग का इंटेंसिटी जो फोर्स जो इंटेंसिटी है वही आप लोग का अगर रेक्टेंगुलर है तो शियर फोर्स क्या होगा आप लोग का ट्रायंगल हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम रेस्टिंग ऑन सपोर्ट बी, ठीक है, हैविंग इक्वल ओवर हैंगिंग ए एट द ईच एंड, द रेशियो B/A फॉर एंडिंग ऑफ मूवमेंट। देखिए ये क्वेश्चन है ना रिमेंबर करने लायक है और हमेशा आता है, क्या ना, हमेशा आता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, SSC JEE में भी क्वेश्चन पूछा गया और आप लोग को एक बिहार JEE 2016 में आया था, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट रेशियो पूछ देता है कि B/A रेशियो जब मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो, मिड पे 0 हो,
तब हम लोग का क्या होगा, याद रखिएगा कितना होता है, 2 होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कंजुगेट बीम, किसी कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट गिव्स इन डैश एक्चुअल बीम, और एक्चुअल बीम का मेरा क्या देता है बताइए, किसी भी सेक्शन का मेरा कंजुगेट बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल बीम का क्या देता है, याद रखिएगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन, क्या देता है, हमेशा डिफ्लेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड W एट फ्री इंट, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर इन द बीम। मान लो कोई कैंटिलीवर बीम है, फ्री इंट पे कोई W लोड लग रहा है, तो मेरा कह रहा है मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, याद रखिएगा जब भी कैंटिलीवर बीम हो ना और लेंथ L हो तो मैक्सिमम ये यहाँ पे जो है ना ए पॉइंट पे फिक्स पॉइंट पे मेरा जितना क्या हो रहा है जो भी लोड लग रहा है ना उतना ही आप लोग को इधर से बैलेंसिंग के लिए लोड लगेगा, और क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज आप लोग को W इंटू क्या होगा बेंडिंग मोमेंट लग जाएगा। तो क्या होगा W मैक्सिमम क्या होगा, W मेरा लोड लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट ए हिंज बेंडिंग मोमेंट विल बी, ऑटोमेटिक है, कोई भी मान लो बीम है, यहाँ पे हिंज है, ये कैंटिलीवर का ले ली केस में हिंज ले ली, हिंज के टर्म में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमेशा, मान लो ए बी और सी, तो मतलब बी पॉइंट पे क्या होगा, हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है ए बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कनकेविटी विल बी टेकन एज डैश एंड कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट। बताना है कनकेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए कनकेविटी का मतलब क्या होता है, कनकेव ये कन्वेक्स ये होता है, ठीक है, तो कनकेविटी है वीटी, तो ये क्या होता है, सैगिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैगिंग होते हैं, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट कन्वेक्सिटी इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हॉगिंग होता है, और ये निगेटिव होता है, ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव और सैगिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ नेल्ड लेमिनेटेड बीम द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द प्लैंक इज लिमिटेड टू, ये रिमेंबर करने का याद है, सीधे आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्लित परतबंध धरण के मामले में फलक की अधिकतम गहराई सीमित होती है, याद है कि कितना सीमित होती है, 2.5 सेंटीमीटर सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा। मान लो किसी भी कैंटिलीवर बीम में जनरल लोडिंग दिए तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होगा, तो ऑटोमेटिक कैंटिलीवर बीम है, आप कोई भी कीजिएगा ना तो याद रखना कि कहाँ पे होता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर यहाँ पे दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं लोडिंग किसी भी जनरल, मान लो कि W1 W2, तो मैक्सिमम जब लोडिंग होगा ना बेंडिंग मूवमेंट, जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा तो हमेशा कहाँ होता है, फिक्स एंड पे होता है, यहाँ पे W इंटू एल, क्योंकि इसके बाद ही कुछ भी दीजिएगा तो होगा। कहने वाला इस फिक्स एंड पे आप लोग का मैक्सिमम यही होगा, जो लोड ऊपर में रहेगा उसका हम लोग रिएक्शन ऐड करके दे देंगे, तो वो हम लोग का फिक्स एंड पे शेयर फोर्स भी निकल जाएगा। तो क्या होगा, बेंडिंग में क्या होगा, फिक्स एंड पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा कैंटिलीवर के केस में। तो कहाँ देखिए, एट फिक्स एंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, और आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिए, इस जो भी बच्चे अगर 50 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, और जितना भी मैं आप लोगों को नोट्स दे दिया हूँ, जितना भी शॉर्ट नोट्स, और मैं आप लोग को बोला था कि सिविल बूस्टर खरीद लेने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। अगर जो भी बच्चे नहीं खरीदें तो मैं आप लोग को डेली 2 से 4 पेज फोटो खींच करके वहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोग उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम कैनिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट इज ऑब्लिवियस। बताना है कि मेरा शेप क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट का, जब भी हम लोग का क्या यूडीएल है, तो जब भी यूडीएल है किसी भी पॉइंट किसी भी शेप के लिए, कि मान लो कि अब कोई भी क्यों ना हो, एग्जांपल जैसे कैंटिलीवर हो गया, असेंबली शेप, किसी के लिए भी, तो याद रखना जब भी यूडीएल हो ना तो जो भी इंटेंसिटी होता है क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, शियर फोर्स क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, और क्या होगा, और बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, पैराबोलिक है। ये तीनों पॉइंट्स मैं आप लोग को बोल दिया हूँ, तो कहने वाला क्या होगा, ये पैराबोलिक हो, आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप लोग को अभी टोटल 50 क्वेश्चन कराए। जो भी बच्चे को कहीं डाउट्स हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं टोटल अच्छे से मैं आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ टोटल 50 क्वेश्चन कराता हूँ डेली 8 बजे रात को। ये टोटल लाइव रहता है, आप लोग 8 बजे रात को पूरा जुट जाइए, क्योंकि जितना भी बच्चे सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, सीरियस उस टाइम रहते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है उसका सीरियसनेस खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर देखिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, आप लोग कहते हैं बीटेक वाला नहीं भरे, लेकिन आप लोग खुद सीरियस नहीं होते हैं तो क्या होगा बताइए। आप लोग खुद चाहते हैं कि जो हम लोग नहीं तैयारी करें, क्योंकि देखिए क्वालिटी, देखिए अगर आप में क्वालिटी रहेगा ना तो आप लोगों को कहीं भी जॉब हो जाएगा। तो आप लोग क्वालिटी बनाइए, क्योंकि अब जो भी एग्जाम BTSC जेईई आने वाला है, अगर यहाँ पे आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो सीधे सीधे BTSC जेईई में आप लोग को फायदा सीधा सीधी हो जाएगा। वहाँ पे और अच्छा से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा BTSC जेईई के लिए, और जैसे ही आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद कराऊंगा तो आप लोग के लिए और बेनिफिट होगा, बूस्टर होगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, हर एक चीज़ आप लोग के पास मटेरियल रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा फैला दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप लोग का भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग के भरोसे हम भी बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।